देखिए सरकार, जब इस मणि भवन में बैठकर मैं गांधी जी के विचारों को पढ़ता हूँ, गांधी की आत्मा को महसूस करता हूँ, तब मुझे लगता है कि उन्होंने सचमुच भारत को जाना था। जब उनके गुरु गोखले ने उनसे कहा कि अगर भारत को पहचानना है तो भारत में घूमो, खुद देखो, समझो, जानो, तब तुम भारत को सही नेतृत्व दे पाओगे। और गांधी जी निकल पड़े चप्पा चप्पा भारत भूमि को नापते हुए। पूरे देश में घूमकर ही उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की एकता के लिए एक झंडा, एक गीत, एक भाषा बहुत जरूरी है, वरना राष्ट्र बिखर जाता है। मेरे दिमाग में बार बार बस यही एक बात घूम रही है कि हमें आजादी मिले 40 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश भी की है कि आखिर हमारे देश में हमारी भाषा की वास्तविक परिस्थिति है क्या? पर इतने बड़े देश में जहाँ कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, हम एक जगह बैठकर तो सब कुछ नहीं जान सकते। हमें भी घूमना होगा, यानी चलना होगा गांधी जी के पद चिन्हों में। और हम चल पड़े अलग अलग दिशाओं में, भारत की आत्मा की खोज में, भारत की भाषा की खोज में, जिसे गांधी जी ने पा लिया था, अपना लिया था। दिल्ली पहुंचते ही मैं गई राष्ट्रीय संग्रहालय में। यहाँ भारत की आत्मा का स्वरूप ऐतिहासिक सांस्कृतिक वस्तुओं के रूप में सुरक्षित है। यही मैंने फारसी संप्रदाय का शातिर नामक वो ग्रंथ देखा जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग 5वीं-6ठी शती में भारतवासी के संदर्भ में किया गया है। पहले पहल भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करने का श्रेय है हजरत निजामुद्दीन के शिष्य अमीर खुसरो को। मुझे ये जानकर अचरज हुआ कि सभी का मूल उद्गम एक ही स्रोत है और वो है ब्राह्मी लिपि। इसका प्रमाण सम्राट अशोक के राज्यकालीन शिलालेखों में मिलता है। आज हिंदी सहित कई भारतीय भाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसका सार्वदेशिक रूप मिलता है। जब इस मणि भवन में बैठकर मैं गांधी जी के विचारों को पढ़ता हूँ, गांधी की आत्मा को महसूस करता हूँ, तब मुझे लगता है कि उन्होंने सचमुच भारत को जाना था। जब उनके गुरु गोखले ने उनसे कहा कि अगर भारत को पहचानना है तो भारत में घूमो, खुद देखो, समझो, जानो, तब तुम भारत को सही नेतृत्व दे पाओगे। और गांधी जी निकल पड़े चप्पा चप्पा भारत भूमि को नापते हुए। पूरे देश में घूमकर ही उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की एकता के लिए एक झंडा, एक गीत, एक भाषा बहुत जरूरी है, वरना राष्ट्र बिखर जाता है। मेरे दिमाग में बार बार बस यही एक बात घूम रही है कि हमें आजादी मिले 40 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश भी की है कि आखिर हमारे देश में हमारी भाषा की वास्तविक परिस्थिति है क्या? पर इतने बड़े देश में जहाँ कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, हम एक जगह बैठकर तो सब कुछ नहीं जान सकते। हमें भी घूमना होगा, यानी चलना होगा गांधी जी के पद चिन्हों में। और हम चल पड़े अलग अलग दिशाओं में, भारत की आत्मा की खोज में, भारत की भाषा की खोज में, जिसे गांधी जी ने पा लिया था, अपना लिया था। दिल्ली पहुंचते ही मैं गई राष्ट्रीय संग्रहालय में। यहाँ भारत की आत्मा का स्वरूप ऐतिहासिक सांस्कृतिक वस्तुओं के रूप में सुरक्षित है। यही मैंने फारसी संप्रदाय का शातिर नामक वो ग्रंथ देखा जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग 5वीं-6ठी शती में भारतवासी के संदर्भ में किया गया है। पहले पहल भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करने का श्रेय है हजरत निजामुद्दीन के शिष्य
अमीर खुसरो को। मुझे ये जानकर अचरज हुआ कि सभी का मूल उद्गम एक ही स्रोत है और वो है ब्राह्मी लिपि। इसका प्रमाण सम्राट अशोक के राज्यकालीन शिलालेखों में मिलता है। आज हिंदी सहित कई भारतीय भाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसका सार्वदेशिक रूप मिलता है। दिल्ली के संगीतज्ञ सिंह बंधु हमारी संस्कृति को संगीत और भाषा के एतबार से संतों ने जो उदारता दिखाई, उस उदारता के तहत उन्होंने भारत की सब उपभाषाओं के शब्द अपनी भाषा में सम्मिलित किए और आज गुरु नानक को, मीरा को, सूर को, तुलसी को हम बिल्कुल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही स्नेह पूर्वक लोगों को गाते हुए सुन सकते हैं। मदुरई में श्री जीवी माधवाचार्य ने बताया, प्रचार कर रहा है, कारण भक्ति का प्रवाह दक्षिण से ही उत्तर में गई है। दस्तावेजों में मैंने देखा कि राजस्थान के राज दरबारों में कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देवनागरी लिपि में होता था। मुगल काल से लेकर दक्कन के बहमनी शासनकाल के बाद स्थापित आदिलशाही, कुतुबशाही, इमामशाही और निजामशाही सल्तनतों ने हिंदी के दक्कनी रूप को सरकारी जुबान का पद दे रखा था। कर्नाटक के बीजापुर में मुझे याद आई वो बात जो सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर M.L. निगम ने मुझे बताई थी। 17वीं शताब्दी की इस पुस्तक में आपको नागरी लिपि में भी ब्रजभाषा में उसका ये नौरसनामा है जो खुद बादशाह इब्राहिम आदिल शाह ने लिखा था, और ये पूरा संगीत के बारे में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दक्कन में हिंदी भाषा 16वीं शताब्दी तक आ चुकी थी। 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक अखंड भारत का स्वप्न देखा था। महाराज पुणे में श्री बाबा साहब पुरंदरे एक महाकवि आए थे, उनका नाम था कविराज भूषण। उन्होंने कहा है, साजी चतुरंग बीर रंग में तुरंग चढ़ी सरज शिवाजी जंग जितन चलता है, भूषण भनत नद बिहद न गारन के नदी नद मद गए रहने के ललता है। सन 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना का वर्ष। लॉर्ड वेलेस्ली तब चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कर्मचारी भारतीय भाषाओं का शिक्षण पाएं ताकि कंपनी के कामकाज में आसानी हो। कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में स्थापित हुआ डेनिश मिशन, जहां विलियम कैरे, मार्शमैन और बार्ड ने 1802 में बाइबल का पहला हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया, क्योंकि हिंदी ही को आम जनता की भाषा पाया गया। भारत में नव जागरण का सवेरा हुआ। अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने कलकत्ता में सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था, हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की पूरी क्षमता है। सन 1826 कलकत्ता में हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ। पहला हिंदी साप्ताहिक छपा उदंत मार्तंड। सन 1857 भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की नायिका थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी ललकार गूंजी थी हिंदी में, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यही ललकार सुभद्रा कुमारी चौहान की लेखनी से हिंदी का अमर काव्य बनी। काशी, यहीं जन्मे थे आधुनिक हिंदी भाषा के निर्माता, भारत के भाषा सूर्य भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने कहा था कि विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। यहीं काशी में स्थापित हुई सन 1893 में हिंदी की आदि संस्था नागरी प्रचारणी सभा का मूलाधार रही है। इस सभा के मंत्री सुधाकर जी पांडे ने मुझे बताया, हिंदी का प्रवेश कराया, और यह प्रवेश उस समय कराया जब यह कहना कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही कैद के लिए काफी था।
गांव-गांव में खोज की और सबसे बड़ा भंडार हस्तलेखों का उसने प्राप्त किया। आज ये हस्तलेख संसार के शोधार्थियों के काम आते हैं। जब तिलक काशी आए तब उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा और नागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के नाम से पुकारा। तिलक के मेधावी शिष्य थे महाकवि सुब्रमण्य भारती। 1898 भारती इलाहाबाद के मेयर कॉलेज में विद्यार्जन के लिए आए। मद्रास लौटकर सुब्रमण्य भारती ने अपने गुरु तिलक को इस पत्र द्वारा सूचित किया था कि उन्होंने मद्रास में ही हिंदी की एक पाठशाला प्रारंभ कर दी है, बालकों को हिंदी सिखाने के लिए। हिंदी साहित्य को सारे देश में प्रसारित करने का संकल्प किया गया। जून 1910 के उस सम्मेलन में, जिसे नागरी प्रचारिणी सभा ने वाराणसी में आयोजित किया था, इसी अधिवेशन में हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की नींव पड़ी। सूत्रधारों में अग्रणी थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर बापू ने पुणे में गुरु मंत्र पाया गोपाल कृष्ण गोखले से, जिन्होंने कहा था, सारे देश का भ्रमण करो और देश की भावना को जो भाषा अभिव्यक्त करे उसे स्वराज्य की भाषा बनाओ। बापू जब साबरमती आश्रम आए तो उनके मन में एक खास स्वप्न लेकर आए थे कि देश को मुझे आजाद बनाना है, और आजादी के बाद इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्रभाषा की भी उनके मन में कल्पना थी। वो राष्ट्रभाषा ऐसी हो, वो हिंदी हो और देश की सब भाषाओं का वो सम्मिश्रण हो। हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी को दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरे स्वराज की व्याख्या बन जाती है। तो वो स्वराज तो अभी भी नहीं आया है, लेकिन उस जमाने में जब मगनलाल ने आया तब कुछ नहीं था। बापू के सेवाग्राम आश्रम के निकट वर्धा के राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सचिव श्री वेद जी ने बताया, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना पूज्य गांधी जी की प्रेरणा से 1936 में हुई। इसके स्थापक सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष, राजर्षि टंडन जी, काका साहब कालेलकर, श्री जमुना बजाज जैसे गणमान्य व्यक्ति थे। उन दिनों दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के सचिव राधा कृष्णन ने बतलाया, जोर जोर से चल रहा था, तब देश के बड़े बड़े नेता दक्षिण आए और पूरे दक्षिण में बड़े शहर, छोटे गांव, हर कहीं हिंदी प्रचारक पहुंचे, वो हिंदी प्रचार करने लगे। और उनकी प्रेरणा से सभा ने यह निर्णय किया कि दक्षिण के चारों प्रांतों में 4 शाखाएं खोली जाए। उन दिनों के ईरोड स्थित हिंदी के प्रमुख प्रचारक रामास्वामी नायकर का घर, जिसे उन्होंने हिंदी प्रचार केंद्र की स्थापना के लिए दान दे दिया था, तब उद्घाटन करने आए थे मोतीलाल नेहरू। हिंदी भाषा व्यापक है। हिंदी का दक्कनी रूप, दक्कनी भाषा शताब्दियों पहले बहमनी शासन काल में हैदराबाद में जन्मी थी। खैरताबाद में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र प्रदेश के कार्यालय में सुश्री वसंता, तो तब उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर अपने भावों को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ गांधी गए वहाँ वहाँ हिंदी गई। ये हिंदी मामूली भाषा नहीं है, आजादी की भाषा है, आजादी की लड़ाई की भाषा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती हो, अर्थात हिंदी। सुभाष बाबू ने कहा था, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी चीज से नहीं। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। गणतांत्रिक भारत का अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए ये निर्देश दिया कि भारत के संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। गांधी जी की हिंदी भाषा परंपरा
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजीवन निभाई। वो परंपरा तब से आज तक कायम है। भी उठानी पड़े तो उसे हमें उठाने के लिए तैयार रहना होगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश के सब लोग समस्याओं को समझ सकें। मनुष्य में और इतर प्राणियों में जो फर्क है वो धर्म का फर्क है। 18 जून 1988 को धारवाड़ में हिंदी प्रसार का नया बीज अंकुरित हुआ। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में अगर कोई पद चाहते या कोई पद उन्होंने रखा तो वो उन्होंने इसी दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का रखा। एक तरह से उन्होंने दिखाया कि उनके मन की भावना क्या थी और उनके मन में भारत के लिए क्या भावना थी। गांधी जी का पूरा यकीन था कि देश को मजबूत करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए एक राष्ट्रभाषा की जरूरत है। हमारे विभाग से राजभाषा विभाग भारत सरकार के प्रकाशन, जो कि त्रैमासिक पत्रिका है और एक मासिक है जिसका नाम है राजभाषा पुष्पमाला। इन दोनों पत्रिकाओं में राजभाषा संबंधी आदेशों के बारे में तथा अन्य लेख जो कि विभिन्न लेखकों द्वारा हमें प्राप्त होते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए, वो छापे जाते हैं। मेरा नाम लजार मोई है और मैं मिजोरम से आई, वर्धा में हिंदी पढ़ने के लिए आई है। भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की दया हो। मैंने असम के हिंदी प्रचारक श्री महंतो अंचल में काम किया, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में। जब मैं वहाँ था करीब 5 साल तक था मैं यहाँ, और मैंने देखा कि उस पहाड़ी अंचल के हर एक जगह ऐसे कि दूर दूर के लोग भी हिंदी सीखते थे। मैं जब दिल्ली जाती हूँ, बॉम्बे जाती हूँ, मणिपुर जाती हूँ तो मेरा कोई तकलीफ नहीं होती है, इसीलिए तो मैं हिंदी जानती हूँ। लेकिन दूसरा कोई दिल्ली बॉम्बे जाता है तो उसको तकलीफ होता है, वो नहीं कुछ समझता है, न बोल सकता है, और रोने का बात बोलने से वो हंसता है, हंसने का बात बोलने से रोता है। हमारा भाई बहन जो बाहर जाते बहुत तकलीफ होता है। हर स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट भी प्रत्येक क्लास में रख देगी तो बाल बच्चों के लिए बहुत अच्छे होंगे। चिकित्सा विज्ञान जैसा इलाहाबाद में प्रोफेसर एमेरिटस डॉक्टर डी.बी. चंद्रा ने कहा, प्रगति हो रही है। ये जो पत्रिकाएं आती हैं अलग अलग देशों से नए शोध कार्यों के विषय में, अगर उनके भी अनुवाद की एक हमने प्रणाली ऐसी नहीं बना ली कि हमको समय से बिना विशेष विलंब के वो चीजें उपलब्ध हों, तो फिर हमारी जानकारी अधूरी रह सकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि पहले हम इन चीजों का प्रबंध कर लें। दिल्ली में केंद्रीय तकनीकी शब्दावली आयोग के डॉक्टर सूरजभान सिंह ज्ञान विज्ञान से संबंधित तकनीकी संदर्भ ग्रंथ और पुस्तकों की रचना की जाती है। इसके साथ ही एक नई योजना हमने शुरू की है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि वे हिंदी के माध्यम से कक्षा का अध्यापन कर सकें। ये वेमूर श्री आंजनेय शर्मा जी हैं, आंध्र के प्रमुख हिंदी प्रचारकों में ये एक हैं। भारत भर में पहली बार हिंदी में कंप्यूटर लाने का श्रेय इनको मिलता है। हिंदी में तकनीकी उपकरणों का कोई अभाव नहीं है। भारत सरकार की हमेशा ही ये नीति रही है कि सरकारी विभागों में हिंदी में कामकाज हो। यहाँ 3 वाक्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में काम आने वाली विदेशी भाषाएं सीखने के लिए भी हिंदी माध्यम को ही सरल पाया गया है। यह क्या है, यह किसकी है? यहाँ आप देखिए कि जापानी का वाक्य हिंदी की रूप रचना के अनुसार चलेगा। कोरेवा दारे नो जिदोशा देस्का। भारत में जहाँ जहाँ हमारी रेलें जाती हैं, साथ साथ पूरे देश में हिंदी का प्रसार करती जाती हैं। भारतीय रेल के राजभाषा विभाग के निदेशक श्री शिव सागर मिश्र। हमने ये कोशिश की कि पहले हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए
और वो हिंदी भाषी क्षेत्र में जितने कार्यालय हैं वहां बढ़ाया जाए। सरकारी कामकाज की भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए और ये जता दिया गया लोगों को कि यदि आपको हिंदी के शब्द नहीं सूझते तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा असर हुआ और आज औसत हम लें तो पूर्वोत्तर रेलवे में 95% से अधिक मूल काम हिंदी में हो रहा है। देश के सभी विश्वविद्यालयों में और संसार के 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। हिंदी आज विश्व बंधुत्व की भाषा बन गई है। हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय आयामों के दर्शन हुए तीनों विश्व हिंदी सम्मेलनों में हिंदी को कामकाज में अधिकाधिक व्यवहार में लाने का जो क्रम चल रहा है उसे और तेज किया जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी भाषा में बोलेगा। अगर हिंदी भाषा विश्व भाषा बन सकेगी तो इस सारे संसार के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। हिंदी इस प्रेम और शांति के भाषिक साधन है। चीन और भारत दोनों देश पड़ोसी देश है और महान देश है। हिंदी हमारी राजभाषा और विश्व भाषा है। सबके मन में लालसा है कि हिंदी एक महान भाषा बने। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि भारत को एक राष्ट्र बनना है, राष्ट्र भाषा तो हिंदी ही बन सकती है। तमिल के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने भी राष्ट्र की एकता के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी पर ही जोर दिया। तमिल के महाकवि सुब्रमण्य भारती का ये अमर गीत, ये महान हिमालय हमारा है, इसकी कोई उपमा संसार में नहीं है, आओ हम इसका गुणगान करें। भारत माँ के करोड़ों चेहरे हैं पर हृदय एक है। वो 18 भाषाएं बोलती है पर उसका हृदय एक है। आओ हम इसका गुणगान करें। आओ हम इसका गुणगान करें, हम इसका गुणगान करें। हिंदी एक मानव को दूसरे मानव से और एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से जोड़ती है। सच में हिंदी देश की वाणी है। भारती जय।